क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अब तक का सबसे अमीर इंसान आखिर था कौन? तो आज हम इसी सवाल पर एक बेहद दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम आम तौर पर दौलत को सिर्फ बैंक बैलेंस या स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम समय के पहिए को घुमाकर अलग अलग युगों में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ताकत, प्रभाव और पूर्ण नियंत्रण ने संपत्ति के मायने ही बदल कर रख दिए। तो चलिए इतिहास के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 80 लाख साल। अगर एक औसत वेतन पाने वाले इंसान को एलॉन मस्क की आज की संपत्ति के बराबर पहुंचना हो ना, तो उसे 80 लाख साल तक लगातार काम करना पड़ेगा। मतलब जब से इंसान इस धरती पर आए हैं, उसके करीब 30 गुना ज्यादा वक्त। ये आंकड़ा आधुनिक समय की दौलत का एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट पैमाना सेट करता है। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटने पर एक अजीब सच सामने आता है। इतिहास के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में एलॉन मस्क शायद आसपास भी नहीं है। असल में कागज पर मौजूद संपत्ति और असली हार्ड कैश में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ एलन मस्क हैं, जिनकी संपत्ति मुख्य रूप से स्टॉक्स और इक्विटी में है, यानी कागज पर, और दूसरी तरफ 1980 के दशक का पाब्लो एस्कोबार। उसकी दौलत किसी शेयर बाजार में नहीं फंसी थी, उसके पास सचमुच नकद डॉलर्स के पहाड़ थे। आपको पता है, वो केवल नोटों की गड्डियों को बांधने वाले रबर बैंड्स पर ही हर हफ्ते $1000 खर्च कर देता था। अगर सिर्फ असली नकद की बात हो तो शायद वो सबसे अमीर होता, लेकिन संपत्ति के और भी कई रूप हैं। 1940 के दशक तक आते आते दौलत का एक बिल्कुल नया और थोड़ा डरावना रूप सामने आया। ये रूप किसी साधारण बैंक खाते से नहीं, बल्कि पूर्ण नियंत्रण से जुड़ा था। जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाहों को ही देख लीजिए। इनके पास सामान्य अर्थों में कोई बड़ी निजी संपत्ति नहीं थी, लेकिन पूरे देश के संसाधनों पर इनका जो 100% कब्जा था ना, उसने इन्हें ऐसी आर्थिक ताकत दी जो हमारी आम समझ से बिल्कुल बाहर है। मिसाल के तौर पर सोवियत संघ के कम्युनिस्ट शासक जोसेफ स्टालिन को लेते हैं। उनके पास व्यक्तिगत तौर पर शायद ही कोई कीमती सामान था। यहाँ तक कि उनकी हर महीने की सैलरी के चेक उनकी डेस्क पर यूं ही पड़े पड़े धूल खाते रहते थे, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत ही नहीं थी। उनके पास एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पूर्ण तानाशाही नियंत्रण था जिसकी कीमत आज के समय में लगभग $10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ डॉलर बैठती है। अब खुद ही सोचिए, जब पूरे देश का खजाना ही आपके इशारों पर चले तो एक पर्सनल बैंक अकाउंट की क्या अहमियत रह जाती है। और लगभग उसी दौर में हिटलर ने संपत्ति जुटाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के चीट कोड्स जैसे लगते हैं। जैसे उसने कानूनी तौर पर खुद को टैक्स देने से पूरी तरह मुक्त कर लिया, फिर सरकार को आदेश दिया कि उसकी लिखी किताब की लाखों प्रतियां खरीदी जाएं। पर सबसे अनोखा तरीका ये था कि उसने डाक टिकटों पर अपनी ही तस्वीर का कॉपीराइट ले लिया। हर टिकट बिकने पर उसे रॉयल्टी मिलती थी। दूसरे देशों पर हमला करके खरबों लूटने से पहले ही वो इन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के जरिए अरबों की संपत्ति बना चुका था। खैर, इन तानाशाहों की दुनिया से निकलकर अब हम एक ऐसे युग में आते हैं जब पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म बिना किसी नियम कानून के अपने चरम पर था। 19वीं सदी के अंत में कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने रेलवे से और एंड्रू कार्नेगी ने स्टील उद्योग से विशाल साम्राज्य खड़े किए। और फिर एंट्री होती है हेनरी फोर्ड की, जिन्होंने न सिर्फ उत्पादन का तरीका बदला, बल्कि समाज की पूरी संरचना को ही पलट कर रख दिया। हेनरी फोर्ड की असली संपत्ति उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनके द्वारा लाए गए सामाजिक बदलावों में थी। उनके 3 क्रांतिकारी कदमों ने लिटरली सब कुछ बदल दिया। जब फोर्ड ने मजदूरों का वेतन 2 गुना किया और असेंबली लाइन की शुरुआत की, तो एक कार बनाने का समय 12 घंटे से घटकर मात्र 90 मिनट रह गया। नतीजा, कारें इतनी सस्ती हो गईं कि आम लोग भी उन्हें खरीद सकें। और इसी एक कदम ने अनजाने में ही उपनगरों, आज के मॉडर्न कम्यूट और मिडिल क्लास को जन्म दे दिया। लेकिन इस एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट भी है। जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉन डी रॉकफेलर की मोनोपोली को कुचलने के लिए उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को 34 छोटी कंपनियों में तोड़ने का आदेश दिया, तो सबको लगा उनका साम्राज्य खत्म। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये सजा उनके लिए एक चेकपॉट बन गई। ब्रेकअप के बाद उन सभी नई कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे, जिसने रॉकफेलर को आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला अरबपति बना दिया। किस्मत हो तो ऐसी है ना। अब संपत्ति को बचाने की एक और अनोखी कहानी सुनिए, जो 1700 के दशक में रॉथस्चाइल्ड परिवार से जुड़ी है। ये वो दौर था जब राजाओं द्वारा संपत्तियों को जब्त किए जाने का बहुत बड़ा खतरा रहता था। इससे बचने के लिए उन्होंने सोने या जमीन जैसी फिजिकल चीजों के बजाय स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया।
साथ ही अपनी अपार संपत्ति को सिर्फ परिवार के भीतर सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त नीति अपनाई, जिसे कजन तकनीक कहा गया, यानी परिवार के भीतर ही विवाह करना। इस तकनीक ने उनके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग साम्राज्य को किसी भी बाहरी खतरे से बिल्कुल सेफ रखा। चलिए थोड़ा और पीछे 1500 के दशक में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात जैकब फुगर से होती है। फुगर एक ऐसा बैंकर था जिसके कर्ज राजाओं और यहाँ तक कि चर्च के बड़े अधिकारियों पर भी लदे हुए थे। उसका प्रभाव उस वक्त के सम्राटों को भी टक्कर देता था। उसने सम्राट चार्ल्स पंचम के चुनाव तक की फंडिंग की थी। लेकिन उसकी शक्ति का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये है कि वह दुनिया का पहला सामाजिक आवास परिसर बनाने के लिए भी जाना जाता है, जहां आज भी लोग, हैरानी की बात है, हर साल मात्र $1 का किराया देकर रहते हैं। बस इमेजिन कीजिए कि फाइनेंस का धर्म पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। जैकब फुगर का चर्च पर इतना ज्यादा वित्तीय दबाव था कि उस भारी कर्ज को चुकाने के लिए चर्च के अधिकारियों को आम लोगों को क्षमा पत्र, यानी एक तरह से स्वर्ग के पास बेचने पड़े। ये इतना विवादास्पद कदम था कि इसने सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति को जन्म दे दिया। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ पैसे का नियंत्रण पूरे समाज और इतिहास की दिशा बदल सकता है। इतिहास के पन्नों में और पीछे जाने पर 1324 ईस्वी में हमें माली साम्राज्य का राजा मनसा मूसा मिलता है। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया के आधे सोने पर उसी का कंट्रोल था। मक्का की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उसने इतना ज्यादा सोना बांटा, लिटरली रास्ते में खैरात की तरह बांटा, कि जहां से भी वो गुजरा वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह क्रैश हो गई। ज्यादा सोना बाजार में आने से सोने की कीमत ही कौड़ियों के भाव गिर गई। मतलब किसी इंसान का अंधाधुंध खर्च पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। ये अपने आप में एक क्रेजी फैक्ट है। फिर आते हैं 1200 के दशक में चंगेज खान पर। उसका साम्राज्य पृथ्वी के 20% हिस्से पर फैला हुआ था। अगर आज के हिसाब से उस जमीन की कीमत लगाई जाए तो वो हैरान कर देने वाली $130 ट्रिलियन बैठती है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि चंगेज खान ने कभी अपने लिए दौलत इकट्ठी नहीं की। वो एक आम तंबू में रहता था और युद्ध की सारी लूट अपने सैनिकों में बांट देता था। तो जमीन के नियंत्रण के हिसाब से वो बेशक सबसे अमीर था, लेकिन पर्सनल लाइफस्टाइल के मामले में बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में दौलत का कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग लेवल पे था। 1 ईस्वी में ऑगस्टस सीजर ने पूरे के पूरे मिस्र को ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। पूरे रोम का 20% आर्थिक उत्पादन सीधे उसके कंट्रोल में था और उसकी संपत्ति जुटाने की रणनीति बेहद क्रूर। वो अपने ही साम्राज्य के अमीर लोगों को सीधे मौत की सजा दे देता था ताकि उनकी दौलत पर कब्जा कर सके। आज के वक्त में उसकी टोटल नेटवर्थ करीब $5 ट्रिलियन आंकी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। प्राचीन काल की इस असीम संपत्ति में एक बहुत बड़ी खामी थी। राजा सोलोमन या ऑगस्टस सीजर जैसे शासकों के जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो बेहद अस्पष्ट और बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारी दौलत उनकी नाजुक तानाशाही सत्ता पर टिकी थी। अगर वे अपनी राजनीतिक सत्ता खो देते तो उनकी संपत्ति भी तुरंत हवा हो जाती। आज के समय की तरह ये दौलत सुरक्षित या व्यक्तिगत नहीं थी। एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता था। तो चलिए अब आज के सबसे अमीर इंसान और बीते कल के दिग्गजों को आमने सामने रखते हैं। नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। आज एलन मस्क के पास अमेरिकी अर्थव्यवस्था के करीब 1.4% के बराबर की वेल्थ है। लेकिन जरा 1913 में वापस चलते हैं। जॉन डी रॉकफेलर के पास उस वक्त की अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पूरा 2% हिस्सा था। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो रॉकफेलर का अर्थव्यवस्था में हिस्सा आज के एलन मस्क से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन तो अभी बाकी है। भले ही रॉकफेलर के पास अर्थव्यवस्था का बड़ा प्रतिशत था, लेकिन जरा सोचिए, आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था 1913 के मुकाबले लगभग 22 गुना ज्यादा बड़ी है। मतलब आज के अरबपतियों के पास भले ही प्रतिशत के हिसाब से एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन वे अब एक ऐसे पाए का हिस्सा है जो तकनीक और इनोवेशन की वजह से विशालकाय हो चुका है। समय के साथ पूरी दुनिया पिछले किसी भी दौर के मुकाबले बहुत ज्यादा समृद्ध हुई है। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। प्राचीन राजाओं की दौलत सत्ता के साथ ही खत्म हो जाती थी, लेकिन आधुनिक दौलत प्रमाणित, पारदर्शी और तकनीक द्वारा संचालित है। आज का कोई भी अरबपति उन सुविधाओं और मेडिकल साइंस का आनंद ले सकता है जिसे पुराने जमाने के महान राजा शायद कोई जादू मानते। तो सच्ची संपत्ति क्या है?
क्या इसका मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा प्रतिशत कंट्रोल करना है, या फिर एक ऐसे युग की असीम सुविधाओं का हिस्सा होना है जहां तरक्की अपने आप में एक खजाना है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की सफलता और संपत्ति की असली परिभाषा को हमेशा चुनौती देता रहेगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।